Assalamu alaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching YouTube channel Born Teacher। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम बोहर्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं। आज ये देखेंगे कि इसके एटॉमिक मॉडल के ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्शन किए गए। देखिए, मिस्टेक्स तो हर किसी के अंदर होती हैं और एक बड़ी मशहूर सी सेइंग है कि इन साइंस द ट्रूथ ऑफ टुडे विल बी अ फॉल्स ऑफ टुमारो। यानी आज जो चीज़ साइंस में सच लग रही है हो सकता है वो कल गलत साबित हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा नहीं होता। आप कहेंगे कि सर आपको तो पता था गलत है, फिर आपने क्यों पढ़ाया। देखिए, ये बेसिकली ये जो हम आपको टीचिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड या साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि रिसर्च की कितनी अहमियत है और रिसर्च इंसान को करनी चाहिए। हो सकता है मिस्टेक्स तो हर किसी से होती हैं, लेकिन ये कि रिसर्च की अहमियत अपनी जगह है और साइंस और रिसर्च इसको एक्नॉलेज करती है कि ठीक है, आपने अपने वक्त में एफर्ट की और आपके दौर के अंदर जिस वक्त आप ये काम कर रहे थे इसको कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं था। ठीक है, बाद में हो सकता है कि चीज़ें डिस्प्रूव भी हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर एक जो है इसके अंदर डिफेक्ट था वो क्या था कि ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वैलिड फॉर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बोहर का ये एटॉमिक मॉडल मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था, यानी एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं कि ये हाइड्रोजन के लिए तो वैलिड है इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मॉडल हीलियम के लिए वैलिड नहीं है इसलिए कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह ये मॉडल लिथियम के लिए वैलिड नहीं है इसलिए कि उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगरचे ये कई मॉडल्स के लिए वैलिड होता है, जैसे हमने देखा था कि ये हीलियम पॉजिटिव के लिए वैलिड हो जाएगा, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए वैलिड हो जाएगा, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये बहुत सारे एटम्स के लिए ये मॉडल वैलिड नहीं है, तो एक इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये किया गया। और जो देखिए इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया वो क्या किया गया, वो ये कि इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, सर्कुलर। देखिए, अब ये जरा गौर करना है, सर्किल कैसा होता है। अब आप कहेंगे सर किसको नहीं पता कि सर्किल क्या होता है, तो ये तो आपका सर्किल लग भी देना। चले, ये सर्किल होता है। देखिए, सर्किल बेसिकली 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन का क्या मतलब है, 2 डायमेंशन का मतलब ये कि पेपर के ऊपर आप इसे सच में ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसको पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब हकीकत क्या हुई, इसने तो कहा था सर्कुलर ऑर्बिट्स है, लेकिन सच में रियल में क्या होता है कि एटम्स आर स्फेरिकल इंडीड। हकीकत में एटम्स स्फेरिकल होते हैं। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर 3 डायमेंशन होता है। स्फेयर क्या होता है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का क्या मतलब है कि 3 डायमेंशन में आएगा। जैसे हम कहते हैं कि एटम्स आर लाइक फुटबॉल। एटम कैसे होंगे, फुटबॉल की तरह होंगे। फुटबॉल जाहिर है कि 3 डायमेंशन में होती है। आप उसको एक्स वाई और जेड एक्सीस के ऊपर रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसकी कुछ लंबाई भी है, इसकी कुछ चौड़ाई भी है, इसमें थिकनेस भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली फुटबॉल या टेनिस बॉल की तरह होते हैं एटम। ठीक है, 3 डायमेंशन में होते हैं, सर्कुलर नहीं होता। अब सर्कुलर क्या होंगे, सर्कुलर की एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे रिंग्स होती हैं। ठीक है, जो रिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिंग्स 2 डायमेंशन होती हैं, वो किसी एक प्लेन में आ जाएंगी। ठीक है, तो एटम ऐसे नहीं होते, एटम फुटबॉल की तरह होते हैं या टेनिस बॉल की तरह 3 डायमेंशन होते हैं। एक ऑब्जेक्शन रदरफोर्ड के ऊपर ये भी था। इसके अलावा देखें और इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन किए गए वो क्या थे कि देखें, एक इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम।
क्या मतलब हुआ इसका? बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। अब देखिए फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम होता क्या है। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि क्या होता है कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तो मिसाल के तौर पर ऊपर जंप कर गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा तो ऊपर से नीचे आएगा। बोहर ने कहा कि एक रे इमिट करेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। बोहर ने कहा कि एक और रे इमिट करेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा और एक और रे इमिट करेगा। अब अगर ये रेज इमिट करेगा और प्रिज्म से ये रेज पास होंगी, तो प्रिज्म से पास होने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्या आएगा? फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर प्रिज्म से पास होने के बाद लाइंस आएंगी। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर लाइंस आना शुरू होंगी। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर लाइंस आएंगी। ठीक है, देखिए ये जैसे मैंने आपको 3 ट्रांजिशंस दिखाई हैं और बोहर ने क्या कहा था कि भाई 3 लाइंस आएंगी और हमारे पास 3 लाइंस आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी एडवांसमेंट आती रही, तो हमारे पास हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर आ गए। वक्त के साथ साथ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर आए। अब ये रिजॉल्विंग पावर देखो क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर आप लोग पहले भी जानते होंगे शायद, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको पता तो होगा, बस थोड़ा सा रिमाइंड कराना। देखिए जैसे आप एक पिक्चर लें, आप वो पिक्चर लें मिसाल के तौर पर 10 मेगापिक्सल के कैमरे से, उसको जब आप जूम करते हैं ना तो वो मजीद जो उसके अंदर पिक्चर के अंदर डिटेल है वो दिखाने से कासिर होती है। एक वक्त आएगा कि वो पिक्सल उसके फटने लगेंगे। इसी को आप पिक्चर को आप ले लें 16 मेगापिक्सल के कैमरे से, उसको आप जूम करेंगे तो और अच्छी पिक्चर आएगी, आपको और मजीद डिटेल देखने लगेंगे। और आप 48 मेगापिक्सल कैमरा के ऊपर चले जाएं, उससे आप पिक्चर लें, फिर आप उसको जूम करेंगे, आपको एक एक डिटेल हो सकता है, आपको ये आईब्रो के एक एक बाल अलग अलग नजर आना शुरू हो जाए। तो ये क्या हुआ, जैसे ही हम हाई रिजॉल्विंग पावर कैमरास या लेंस यूज करते हैं तो क्या करता है, मजीद डिटेल को सेपरेट करता चला जाता है। जो चीजें पहले नजर नहीं आ रही होती वो भी नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी इतने हाई रिजॉल्विंग पावर कैमरास होते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि एक एक बाल आईब्रो का अलग अलग नजर आएगा। ठीक है, तो अब देखें क्या होता है कि जब बोहर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई 3 ट्रांजिशन होंगी, 3 लाइंस आएंगी, लेकिन जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर आए, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने ये देखा कि ये जो लाइंस आई थी पहले बोहर के अकॉर्डिंग, ये रिप्लेस हो गई, या यूं समझ लें कि ये इनके अंदर कुछ और लाइंस छुपी हुई थी। ये एक फाइन स्ट्रक्चर के अंदर ये लाइंस ब्रेक हो गई। हमने देखा कि इनके अंदर भी फाइन लाइंस हैं। ये जो लाइंस आ रही हैं ये रिप्लेस हो गई और हमारे पास बहुत फाइन लाइंस इनके अंदर नजर आना शुरू हो गई। अब ये जो फाइन लाइंस आ रही थी, इसका क्या मतलब है? ये फाइन लाइंस आखिर क्यों आ रही हैं? इसलिए कि एक ट्रांजिशन की तो एक लाइन आनी चाहिए। अब ये फाइन लाइंस आने का मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, शायद इनके अंदर भी सब एनर्जी लेवल्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा अगर देखें कि अगर हम सपोज कर लें कि यहाँ ये जो है ये एक लेवल नहीं बल्कि इसके अंदर भी छोटे 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 कई एनर्जी लेवल्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो एक रे रिलीज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आएगा तो एक और रे आएगी, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आएगा तो एक और रे आएगी। तो इन फाइन लाइंस ने बताया कि यहां से यहां तक आने में एक ट्रांजिशन नहीं है, यहां से यहां तक आने के भी 3-4 रास्ते हो सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उन सब एनर्जी लेवल से जंप करता है तो हमारे पास डिफरेंट लाइंस आती हैं।
तो ये जो हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम है बोर कुड नॉट एक्सप्लेन। बोर ये तो कहता था कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आएगी, मगर ये एक से ज्यादा लाइंस क्यों आ रही हैं? ये फाइन कहलाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। बोर वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। लेकिन ये इसके ऊपर बोर के ऊपर ये एक ऑब्जेक्शन आया था कि बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए अब इसके अलावा जो बोर के ऊपर ऑब्जेक्शन आया वो क्या था? एक ऑब्जेक्शन ये था कि मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास एटम है और इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, ठीक है। अब अगर तो हमने इस सैंपल को, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला गया और अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ने ऊपर से नीचे आया और एनर्जी रेज इमिट करना शुरू कर दी। ठीक है, और ये एनर्जी रेज प्रिज्म से पास हुई और प्रिज्म से पास होने के बाद इन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर अपना प्रिंट दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है। लेकिन अगर हमने इस सैंपल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, इस सैंपल को अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ और साउथ देखे मैग्नेट बनाए मैंने, अगर हमने इस सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, फिर यही प्रोसेस हमने रिपीट कर दिया, तो अब क्या होता है कि अब ये जो लाइंस हमारे पास आती हैं ये मजीद स्प्लिट हो जाती हैं। एक लाइन थी मिसाल के तौर पर, अब यहाँ 3 आ रही है। एक लाइन यहाँ थी मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पे 2 लाइंस आ रही हैं। एक लाइन थी मिसाल के तौर पर, यहाँ पे 4 लाइंस आ रही हैं। अब क्या हुआ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रम पहले आया था वो मजीद स्प्लिट हो गया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पहले आने वाले स्पेक्ट्रम की लाइंस मजीद स्प्लिट हो गई। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। Splitting of spectral lines in the presence of external magnetic field, splitting of spectral line in the presence of external magnetic field, इसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर। तो ये जो लाइन स्प्लिट होती हैं जिसको हम ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं, बोहर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट, व्हाई दीज लाइंस आर स्प्लिटिंग इन टर्म्स ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखें बिल्कुल इसी तरह का एक और काम भी हुआ कि अगर तो हमने सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने के बजाय अगर हमने सैंपल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, सैंपल को हमने जैसे गैस है मिसाल के तौर पर उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, फिर हमने स्पेक्ट्रम लिया, तो फिर ये लाइन स्प्लिट कर गई। अब जब ये लाइन स्प्लिट कर गई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो लाइन स्प्लिट कर गई, इसको किसने ऑब्जर्व किया? इसको ऑब्जर्व किया स्टार्क ने। उसी के नाम पर ये क्या पड़ गया? स्टार्क इफेक्ट कहलाया।
So why these lines are splitting in the presence of external electric field, ये Stark effect कहलाया, and Bohr was unable to explain this Stark effect. ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन था, ये हमारे पास देखिए फोर्थ ऑब्जेक्शन था, थर्ड ये रहा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम, फोर्थ था रीमन इफेक्ट, फिफ्थ था स्टार्क इफेक्ट। उसके अलावा देखिए हमारे पास एक आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा है, बल्कि पहले देखें बोहर ने क्या कहा। बोहर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट का क्या मतलब है कि वी कैन डिटरमिन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ फार इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये कर सकते हैं ना, बल्कि ऐसा करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। अब देखें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल